कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम वाक्य विचार। तो बच्चों, सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। अर्थात ऐसा शब्दों का समूह जिससे हमें संपूर्ण बात समझ में आ जाए, वही वाक्य होता है। वाक्य को भाषा की सार्थक इकाई माना जाता है। जैसे रवि अमेरिका में रहता है, राजा की आज्ञा तो माननी ही पड़ेगी, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। मैंने ये 3 वाक्य आपके सामने पढ़े, मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसीलिए ये वाक्य हैं, क्योंकि इनका सार्थक अर्थ है। आइए अब जाने वाक्य खंड। प्रत्येक वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य वाक्य में कर्ता के स्थान पर होता है, अर्थात कर्ता उद्देश्य होता है। अब समझेंगे विधेय। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। माताजी रसोई में खाना बना रही हैं। संजीव बाजार से पुस्तकें खरीद कर लाया। आइए अब जाने इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है। पहले वाक्य में श्री कृष्ण ने उद्देश्य है और विधेय है, अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। दूसरे वाक्य में माताजी उद्देश्य है और रसोई में खाना बना रही हैं, ये विधेय है। तीसरे वाक्य में संजीव उद्देश्य है और बाजार से पुस्तकें खरीद कर लाया, ये विधेय है। कभी कभी पूरा वाक्य या वाक्यांश उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन का अचानक मेरे घर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। इस वाक्य में मोहन का अचानक मेरे घर आना उद्देश्य है। वास्तव में वाक्य का कर्ता उसका मूल उद्देश्य होता है तथा वाक्य की क्रिया उसका विधेय होती है। अन्य शब्द उद्देश्य या विधेय के रूप में आते हैं। आइए अब जाने हम उद्देश्य का विस्तार क्या है। बच्चों, उद्देश्य का परिचय देने वाले अर्थात उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों, विशेषण शब्द या वाक्यांश को उद्देश्य का विस्तार माना जाता है। जैसे सदाचारी व्यक्ति समाज में सम्मान पाते हैं। शिकारी के बाण से आहत पक्षी चित्कार करता हुआ मर गया। वह उत्तम विचारों का व्यक्ति हमारे घर आ गया। पहले वाक्य में व्यक्ति उद्देश्य है और इसका विस्तार सदाचारी के रूप में हुआ है। पक्षी उद्देश्य है और शिकारी के बाण से आहत इसका विस्तार हुआ। व्यक्ति तीसरे वाक्य में उद्देश्य है और उत्तम विचारों का, ये इसका विस्तार हो गया। अब हम विधेय का विस्तार जानेंगे। मूल विधेय अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द या वाक्यांश विधेय या विस्तार कहलाते हैं। विधेय का विस्तार इस प्रकार से होता है। पहला है कर्म और उसके विस्तार से। जैसे पंकज फूल तोड़ता है, इसमें कर्म है। पंकज सुगंधित फूल तोड़ता है, कर्म का विस्तार। इसमें फूल कर्म है, सुगंधित फूल ये कर्म का विस्तार हो गया, यानी कि कर्म बढ़ गया, विस्तार यानी कि बढ़ गया। दूसरा है पूर्वकालिक व तात्कालिक क्रिया का प्रयोग करने से। जैसे आलोक पुस्तक पढ़कर सो गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया हुई। पूर्वकालिक यानी कि मेन क्रिया क्या थी? सो गया। सोने से पहले क्या किया? पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, तो पूर्वकालिक क्रिया है पढ़ना। आलोक पुस्तक पढ़ते हुए सो गया, इसमें तात्कालिक क्रिया हुई, यानी कि तत्काल काम हुआ। पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, तत्काल काम हुआ। तीसरा है कारकों के प्रयोग से। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें करण कारक है, साधन का प्रयोग हुआ है। राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा, संप्रदान कारक। राम अयोध्या से वन को गए, अपादान कारक। राम ने लंका के राजा रावण को मारा, संबंध कारक। राम ने युद्ध में रावण को मारा, अधिकरण कारक। चौथा है पूरक या क्रियार्थक संज्ञा से। परिस्थितियों ने उसे चोर बनाया, इसमें पूरक है। मैं बाजार फल खरीदने गया, क्रियार्थक है। अगला है पदबंध या वाक्यांश के प्रयोग से। सैनिकों ने मेघ गर्जन की तरह गंभीर जयनाद किया, इसमें पदबंध है, पद आपस में बंधे हुए हैं। वंदना की हृदय द्रवित कर देने वाली करुण कथा सुनकर रोहिणी रोने लगी, वाक्यांश है। एक वाक्य शब्द को पूरे वाक्य में बदला गया है।
अगला है क्रिया विशेषण का प्रयोग करने से। जैसे राम ने चतुराई से रावण को मार दिया, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया, अर्थात क्रिया की विशेषता बताई गई है। आइए अब वाक्य के भेद जानें। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक विधेय यानी कि क्रिया होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे किसान हल चलाता है, बच्चे विद्यालय जाते हैं, अभिनव ने फल खरीदे, गायें घास चर रही हैं। पीछे दिए गए वाक्यों में किसान, बच्चे, अभिनव और गाय कर्ता है तथा इन वाक्यों में विधेय इस प्रकार है, हल चलाता है, विद्यालय जाते हैं, फल खरीदे, घास चर रही हैं। अतः ये वाक्य साधारण वाक्य है, अर्थात इसमें एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है। दूसरे तरह के वाक्य हैं संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक योजक से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे हम दिल्ली गए और लाल किला देखा, इसमें और जो है योजक है। विनोद हमेशा सच बोलता है पर उसका भाई ने, इसमें पर योजक है। तो पहले वाक्य में हम दिल्ली गए, लाल किला देखा, ये वाक्य दो उपवाक्य के योग से बना है, दोनों वाक्य और समुच्चय से जुड़े हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में विनोद हमेशा सच बोलता है, उसका भाई सच नहीं बोलता है। ये दो वाक्य हैं जो पर समुच्चय बोधक से जुड़े हैं। अतः उपयुक्त दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होने वाले सभी वाक्य समान अधिकार वाले अर्थात एक जैसे महत्व के होते हैं। अतः संयुक्त वाक्य के अंग, रूप, उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। तीसरे तरह के वाक्य होते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक स्वतंत्र वाक्य तथा एक या से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वह वाक्य मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। अगला वाक्य, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो प्रार्थना हो रही थी। तीसरे वाक्य में यह वह मैदान है जहां हम क्रिकेट खेलते हैं। तो मिश्रित वाक्य में एक वाक्य प्रधान तथा शेष वाक्य उस पर आश्रित होते हैं यानी कि डिपेंड होते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य इस प्रकार है। पहले वाक्य में प्रधान उपवाक्य है श्री कृष्ण ने कहा और आश्रित उपवाक्य है कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा मत करो। दूसरे वाक्य में प्रधान उपवाक्य है प्रार्थना हो रही थी, आश्रित उपवाक्य जब मैं विद्यालय पहुंचा। तीसरे में प्रधान उपवाक्य है यह वह मैदान है और आश्रित उपवाक्य है जहां हम क्रिकेट खेलते थे। दूसरा है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है विधानवाचक। जहां किसी कार्य का होना या करने की सूचना दी जाए वो विधानवाचक वाक्य होते हैं। जैसे अंशिता गाना गाती है, शंकर मेरा मित्र है, इसमें कार्य होने की सूचना दी गई है बस। दूसरे तरह के वाक्य होते हैं निषेधवाचक। जहां किसी कार्य के ना करने या ना होने का बोध हो, जैसे राजेश झूठ नहीं बोलता, मेघा घर पर नहीं आई, तो इसमें निषेधवाचक है यानी कि नहीं है। तीसरा है इच्छावाचक। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना व आशीर्वाद आदि का बोध हो, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, नया वर्ष मंगलमय हो। चौथा होता है आज्ञावाचक। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, निर्देश अथवा प्रार्थना का भाव प्रकट हो, जैसे ध्यान से पढ़ो, कृपा कर 100 रुपए दे दीजिए, ये होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। पांचवें होते हैं प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न किया जाए, जिस वाक्य में किसी कार्य के विषय में प्रश्न किया जाए, जैसे आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इसमें प्रश्न किया गया है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। छठा है संकेतवाचक। जिस वाक्य में किसी एक कार्य के पूरा होने के लिए किसी अन्य कार्य के पूरा होने की शर्त हो, जैसे यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर पिताजी कहेंगे तो मैच देखने चलेंगे, अर्थात एक वाक्य तभी पूरा होगा जब दूसरा पूरा होगा। सातवां है संदेहवाचक।
जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह या अनिश्चय का भाव प्रकट हो, जैसे शायद वह मंदिर गया है, आज वर्षा हो सकती है, तो इसमें संदेह है, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य है। और 8वां है विस्मयवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो, जैसे वाह तुमने कक्षा में प्रथम स्थान पाया, हाय बेचारा गिर पड़ा। तो आइए बच्चों, आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं। सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। प्रत्येक वाक्य के 2 खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन से होते हैं वो? जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयवाचक। तो बच्चों, आपको कैसा लगा ये पाठ? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका अभ्यास कार्य लगातार करना है आपने, तभी आप व्याकरण में दक्ष हो पाएंगे और वाक्य आपको पूरी तरह समझ आ पाएगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।